आप मास्क निकाल सकते हैं। आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं सत्यवीर सिंह, मैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से 10-12 की है। उसके बाद मैंने BA ऑनर्स राजस्थान विश्वविद्यालय से की है और मैंने PG भी राजस्थान विश्वविद्यालय से की है। वर्तमान में मैं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर से शोधार्थी। मेरे शोध का विषय है भारत में नए राज्यों की मांग, ब्रज प्रदेश के विशेष संदर्भ। एक बार और अपना टॉपिक बताइए, किस पर आप रिसर्च कर रहे हैं? मेरा रिसर्च टॉपिक है सर, भारत में नए राज्यों की मांग, ब्रज प्रदेश के विशेष संदर्भ में। ठीक है। आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने अपनी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम राजस्थान से बताई। जी सर। इसका कारण क्या है? सर, इसका कारण ये है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है मेरे निवास स्थान की, वो राजस्थान से ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से, बॉर्डर स्टेट की वजह से हमारी ज़्यादातर शिक्षा है वो राजस्थान से ही हुई थी। ठीक है। आपने अपने रिसर्च का टॉपिक बताया नए राज्यों की मांग को लेकर के। अभी असम में एक नए राज्य की मांग हो रही है, बता सकते हैं क्या नाम है उसका? सर, असम में बोडोलैंड नामक नए राज्य की मांग हो रही है इस समय पे, और समय समय पर देश में विभिन्न जगह पर नए राज्यों की हमें। क्या उनकी मांग पूरी कर देने से भारत के लिए ठीक रहेगा या नहीं? सर, ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार कहा जा सकता है कि उनकी मांग पूरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही देश में नए राज्यों की मांग उठती चली आ रही है। तो उसके बाद में जैसी परिस्थिति है, केंद्र सरकार और देश की जनता के मानस को समझती है कि इस समय पर यहाँ विकास के इश्यू को या कुछ अन्य इशुओं को लेकर के अगर राज्य की मांग उचित है तो केंद्र सरकार को करना चाहिए, अगर उचित मांग नहीं है तो उस समय उचित नहीं करनी चाहिए। अभी 1970 के बाद कौन कौन से नए राज्यों ने मांग की और उनकी मांग पूरी भी हुई है, यानी कि नए राज्य बने हो, आप उनका लिस्ट बता दीजिए। सर, 1970 के बाद में नॉर्थ ईस्ट से कई राज्यों की मांग हुई थी, जिसमें मेघालय एक अलग राज्य बनाया गया था। मैं जहाँ तक सर बता सकते हैं सर, जहाँ तक मुझे जहाँ रिकॉल कर पा रहा हूँ, 1974 में मेघालय बनाया गया था। उसके बाद में सर 1987 में एक स्टेट और बनाया गया था, मैं सर स्टेट का नाम नहीं यहाँ, लेकिन 2000 में व्यापक स्तर पर 3 नए राज्यों की मांग हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से निकल करके उत्तराखंड में एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार से ईयर बता सकते हैं उत्तराखंड बनने का? सर, उत्तराखंड 1915 ईयर है, लेकिन मुझे कंफर्म ध्यान नहीं, 1915 के। आपका जैसे ये रिसर्च का टॉपिक है नए राज्यों की मांग और गठन, ये सभी चीजें, तो ये पढ़ने के लिए आपको बैकग्राउंड जरूर देखना पड़ता होगा। और रिसेंट में उत्तराखंड, झारखंड और एक और राज्य जो है इसके साथ बना है, पता ही होगा उसके बारे में? तेलंगाना एक नया तेलंगाना काफी लेट बना है, 2014 में बना है। सर, 3 राज्य 2000 में बने, तो ये सब चीजें बिना बेसिक तैयार किए आप नए राज्यों का गठन रिसर्च कैसे कर पाएंगे? नहीं सर, इसके लिए मैं पुरानी SRC की जो रिपोर्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है, उसको आधार बना के उसके बेसिस को देखूंगा कि इसमें किस तरह से राज्यों की जो मांगें थी, उचित मांगें क्या थी, दर आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की थी, भाषाई आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की थी, प्रेजेंट में जो मांगें उठाई जा रही हैं राज्यों की, क्या वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही है या विकास का आयाम सही है, भाषाई आयाम सही है। इन सारे इशुओं को देखते हुए जो पुरानी अतीत की रिपोर्ट्स हैं उनको आधार बनाया जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था और इसके उद्देश्य क्या थे? सर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और इसके तहत 1956 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो उस समय पर भाषाई आधार पर जो मांग चल रही थी, उस भाषाई आधार पर राज्य की मांगों को मद्देनजर रखते हुए नेहरू कैबिनेट के द्वारा उस समय पर 3 सदस्यीय एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। उस पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भारत के नई भौगोलिक सीमाओं का एक तरह से चिंतन। ठीक है, आप अपने पसंद का कोई भी टॉपिक जो है बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ भारत के संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य शब्द हैं,
कौन कौन से मुख्य शब्दों के माध्यम से क्या क्या संविधान का दृष्टिकोण है, और प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया है, प्रस्तावना का क्या दर्शन है प्रस्तावना में, और नए नए शब्द कब जोड़े गए थे। इन सारी चीज़ों को मैं प्रस्तावना के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रस्तावना में मुख्य रूप से 3 चीज़ों की बात की गई है। सबसे पहली चीज़ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्वतंत्रता के किन किन आयामों की बात की गई है, समता की बात की गई है कि समता में किस चीज़ की बात की गई है, और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर न्याय की बात की गई है कि किस तरह के कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में बताई गई है। उसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी बताई गई है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। अगर हम संविधान में प्रस्तावना के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं तो इसके बारे में संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कई समय पर अपनी टिप्पणी की, और उनके माध्यम से, जैसे ठाकुरदास भार्गव एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इसको भारत के संविधान की हॉरोस्कोप यानी जन्म कुंडली कहा था। यानी कितना महत्वपूर्ण है ये प्रस्तावना भारत के संविधान में, इस चीज को हम इनके टिप्पणी से समझ सकते हैं कि ये इनको जन्म कुंडली कहते हैं, यानी प्रस्तावना को ही सब कुछ मान के चलते हैं। प्रस्तावना में बैठ सकते हैं। क्या आप पूरी प्रस्तावना सुना सकते हैं? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं सुना सकता, लेकिन मुझे उसका सार पता है, उसका दर्शन। अभी न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जी सर। ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर ये मूलतः मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ फ्रांस के संविधान से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय लिया गया है। What is the bureaucracy? सर ब्यूरोक्रेसी एक फ्रेंच शब्द है जो कि ब्यूरोनेशिया से बना हुआ है, जिसमें एक तरह से मेज के शासन को, एक तरह से जो टेबल का शासन होता है उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। प्रस्तावना में जो आपने टॉपिक यहाँ पढ़ा, इसमें अब तक कितनी बार चेंजेस किए गए? सर इसमें अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसमें 3 शब्द मूल रूप से जोड़े गए थे। निर्णय लेने में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को आधार बना सकता है या नहीं? जी सर, प्रस्तावना को निर्णय लेने में सुप्रीम कोर्ट आधार बना सकता है। केशवानंद भारतीवाद में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि प्रस्तावना को भी संविधान का अभिन्न अंग माना जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दीजिए। सर ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो मांग की जा रही थी, हमारे उस समय की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उनको ब्लू स्वर्ण मंदिर को सब मतलब आतंकवादियों से सफाया करने के लिए और मुक्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो सर ऑपरेशन ब्लू स्टार था। तो इंदिरा गांधी की उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण बाद में हत्या कर दी गई, तो उससे भारतीय राजनीति में क्या चेंज आए? सर उस समय पर भारतीय राजनीति में एक व्यापक तौर पर उनके मृत्यु के फलस्वरूप व्यापक रूप से दिल्ली में दंगे हुए थे। उन दंगों के कारण जो भारतीय समाज का जो आधार था, जो सेकुलर बेस आधार था, उस बेस में गिरावट आई थी और भारतीय राजनीति में एक तरह से परिवर्तन देखा था, क्योंकि उसके बाद में एक तरह से भारतीय राजनीति में पार्टियों का जो उद्भव था वो कम होता चला गया और धीरे धीरे गठबंधन सरकारों का दौर आगे बढ़ता चला गया। सर उसके बाद संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सॉरी मैडम, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के क्या उद्देश्य? मैडम जिस तरह से व्यक्ति के लिए मूल अधिकार शामिल किए गए थे, उसी तरह राज्य के लिए भी कुछ निर्देशक तत्वों का डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी। उसमें यह कहा गया था कि कुछ अधिकार जिस तरह से व्यक्ति को दिए गए उसी तरह के कुछ कर्तव्य राज्य के भी होने चाहिए, क्योंकि राज्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसे अधिकार मतलब कुछ ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य करे जिससे कि उसके नागरिकों का संवर्धन हो सके। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है संविधान में? सॉरी मैडम, मैं रिकॉल नहीं करवा, लेकिन
जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें चर्चा में है, यूनिफॉर्म से। क्यों चर्चा में है और किस आर्टिकल में है ये? जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। और इस समय पर क्योंकि हम उस सिनेरियो से देखते हैं, अगर पार्टियों के सिनेरियो से, तो भारतीय जनता पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। उस मैनिफेस्टो के द्वारा उसने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और इस समय पर हम देखते हैं कि देश के ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार में बीजेपी शासित राज्य हैं, तो इसलिए ये मांग जोर से इस समय उठाई जा रही है। ये कितनी नेशनल पार्टियां और उनके चिन्ह क्या हैं? जी मैडम, सबसे पहले तो इस समय हम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह है कमल का फूल। उसके बाद में हम देखते हैं कांग्रेस है, जिसका हाथ का पंजा है। उसके बाद में बसपा है, उस पर राष्ट्रीय लेवल तक अभी इस समय चिन्ह उठ रहा है, लेकिन मुझे श्योर नहीं कि इस समय हटाया गया है नहीं, लेकिन उसका हाथी चिन्ह हुआ करता था। और मार्क्सवादी पार्टी है CPI, उसका मुझे जहाँ तक ध्यान है वो हाशिया और वो उसका मार्क्स चिन्ह है। 3-6 पार्टी है मैडम इस समय पे, मैं कन्फर्म। लगभग जो है हम आखिरी पड़ाव पे ही टेलर फ्यूल के बारे में आपने पढ़ा होगा पब्लिक एड में। जी सर। टेलर ने प्रिंसिपल और तकनीक दोनों दिए हैं, टेक्निक एंड प्रिंसिपल। आप किन्हीं 3 प्रिंसिपल और किन्हीं 3 टेक्निक को बता सकते हैं? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा तो है। फ्यूल के 14 सिद्धांत हैं, आप उनमें से किसी भी 5 को बता दीजिए। सर एक तो पद सोपान है, एक कार्य का विशिष्टीकरण है, और सर मुझे जो लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प दिया था, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है? सर पोस्टकॉर्प का इस्तेमाल एक तरह से प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए होता है। मैं एक और कन्फर्म। क्या आपकी राय में जितने भी PCS एग्जाम होते हैं उनको मर्ज कर देना ठीक रहेगा या नहीं? सर मैं जहाँ तक समझता हूँ PCS एग्जाम को मर्ज करना एक तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट की प्रकृति अलग होती है और हर स्टेट की कल्चर अलग। कितने ऐसे कौन कौन से देश हैं जो बिमस्टेक और आसियान दोनों में हैं? बिमस्टेक और आसियान दोनों में सर बिमस्टेक और म्यांमार, थाईलैंड, ये दो देश मुझे सर इस समय कॉल कर रहा हूँ, बाकी मुझे ठीक है। जब USSR टूटा तो कौन कौन से देश बाहर हुए उससे? सर USSR टूटा था, उस समय पर 15 देश उससे बाहर हुए थे। यूगोस्लाविया हुआ था, पोलैंड हुआ था, बुल्गारिया हुआ था और बेलारूस हुआ था सर। और उसके जो पड़ोसी देश थे उनको हर्जगोविना था। और सर उसके बाद मुझे रिकॉल नहीं हो पा। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भारतीय सरकार का क्या पक्ष था उसके रिगार्डिंग? सर रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय दुनिया भारत की तरफ देख रही थी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस समय पे अगर भारत बिल्कुल अपना कोई डिसीजन नहीं लेता था तो ये एक तरह से लोकतंत्र के भी खिलाफ जाता कि इतनी बड़ी महामारी के समय पर भारत कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है। तो UNSC में भारत ने एक तरह से ना तो रूस का समर्थन किया ना यूक्रेन का समर्थन किया। भारत ने एक तरह से न्यूट्रल वोट का सहारा। आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको कि आपके विचार की तरफ दुनिया देख रही है और आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं या कोई सोल्यूशन या कोई पक्ष नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या है? सर मैं समझता हूँ क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके विदेश नीति में राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होते हैं, और चूँकि भारत के राष्ट्रीय हित जहाँ पर सब होते हैं भारत के को उसी तरह से स्टैंड लेना चाहिए इसे स्वीकार। क्योंकि कोई भी विकासशील देश जब विकसित देश की श्रेणी में जाता है तो अपने राष्ट्रीय हितों को महत्वपूर्ण रखता है, और इसी हिसाब से मैं समझता हूँ भारतीय विदेश नीति निर्धारकों ने इस समय पर स्टैंड लिया था, जो किसी भी देश के पक्ष में नहीं थे। इस समय पर उन्होंने जो स्टैंड लिया एक तरह से मैं समझता हूँ सही स्टैंड था। ठीक है, एक हम आखिरी बातचीत करें। आपके व्यक्तिगत रूप में आपको नेता बनने का अगर अवसर मिले तो क्या आप एक नेता बनेंगे या नहीं? ये सर मैं अगर एक पीछे की बात बताऊं तो मैं अपने
पीजी के समय पे अपने छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। तो अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्रयास करूंगा कि सक्रिय राजनीति में आने का। चलिए, आज का इंटरव्यू हम यहीं खत्म करेंगे। आप जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।